बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूईटी ई कैट 2024। जी बिल्कुल, जो ई कैट इस साल होने जा रहा है उसमें केमिस्ट्री के रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक शो हो रहा होगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड बाकी गेस्ट पेपर और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह और जितनी भी आपकी क्यूरीज वगैरह उनको हम एड्रेस कर सकें बेहतर तरीके से और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। अगर इस वीडियो के ऊपर 500 प्लस लाइक्स आए तो 11 केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखें हमारे पास दो मेजर पोर्शन आ जाते हैं। एक हमारे पास ऑर्गेनिक पोर्शन आ जाता है और दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक पोर्शन आ जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये दोनों पोर्शन को वन बाय वन डिस्कस करवाता हूँ। इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आपने अपनी प्राइमरी प्रायोरिटीज़ के ऊपर रखना है। देखें, याद रहे कि ये जो केमिस्ट्री है ना, ये कोई ईजी नहीं इसको आप लोगों ने लेना है कि लाइक ये इंग्लिश की तरह है या इसको आप बुक रीडिंग करेंगे तो इससे आपका केमिस्ट्री फुल मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टिप्स आपको लेना पड़ते हैं, उसके बाद आप इसमें बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनऑर्गेनिक पोर्शन। अब देखें, इनऑर्गेनिक पोर्शन आपका जो 12 केमिस्ट्री का है वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक। ये सारा का सारा हमारे पास इनऑर्गेनिक पोर्शन आ जाता है। अब इस इनऑर्गेनिक पोर्शन में जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आ जाता है वो बिल्कुल बेसिक आ जाता है पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको आप लोगों ने गेट करना है। चाहे तो आप बुक रीडिंग से कर सकते हैं या आप इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, ये जो रेलिवेंट आप लोगों को passpk.com पे एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज, उधर से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन मैन लीफ ने क्या किया था, डुब्रीनर ने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, वेरिएशन क्या आ रही है आयोनाइजेशन एनर्जी की, एटॉमिक साइजेस की। तो लाइक जो पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड जितना कंटेंट आ रहा है ना उसको आप लोगों ने टारगेट करना है, उसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर अगेन जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है इसमें से बड़ा एक्सपेक्टेड होते हैं कि एमसीक्यूज आ सकते हैं। जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाता है इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सेल आ जाते हैं, नेल्सन सेल है और डाउन सेल है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। और साथ ही आप लोगों ने रोल पढ़ लेना है, रोल ऑफ लाइम है उसका इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री के अंदर है उसमें काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जनरल नॉलेज टाइप कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और अगेन इसके अंदर जो पेकुलियर बिहेवियर आ जाता है लिथियम की और बेरिलियम की, उस लिथियम और बेरिलियम की पेकुलियर बिहेवियर को भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। और एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जो भी पीरियोडिक टेबल में टॉप पे मेंबर होता है ना, लाइक अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन टॉप पे आ जाता है, फिर हमारे पास बेरिलियम आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन आ जाता है, फिर फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। तो जो टॉप पे मेंबर आ रहे होते हैं ना वो पेकुलियर बिहेवियर शो करते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और उसके बाद इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर भूल जाए ना तो आपने हेलोजेंस को याद करना है। हेलोजेंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो फ्लोरीन के तो आपको याद ही होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ 3.97, या इसको हम 4 लिखते हैं कन्वेंशन के तौर पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, स्मॉल इन साइज होता है, इस वजह से ये पेकुलियर बिहेवियर शो करता है। पेकुलियर का मतलब होता है ख़ास, बाकी मेंबर से हट के बिहेवियर शो करता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर से आप लोगों ने चीज़ों को स्टडी कर लेना है। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं जो हमारे पास अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब इनको आपने एक सीक्वेंस में देखना है। देखिए, मैं आपके लिए ना ये कुछ चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज करके आप लोगों को बता देता हूँ। अब हमारे जो चैप्टर नंबर 3 टू ऑनवर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट आगे जा रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 6, वो क्या है हमारे पास, यानी उसमें हमारे पास अल्कली मेटल्स के बारे में लिखा हुआ है। उसके यानी अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 1 है, फिर सेकंड है, फिर हमारे पास थर्ड आ जाता है ग्रुप, उसके बाद हमारे पास ग्रुप नंबर 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, फिर हमारे पास 6 आ जाता है, देन 7 आ जाता है हेलोजेंस, और देन हमारे पास नोबल गैसेज आ जाती हैं। अब ये सारे जो हमारे पास मेन ग्रुप्स आ जाते हैं इनके बारे में आगे
ये चैप्टर आ जाते हैं आपके इनऑर्गेनिक के अंदर। अब इन सारे जो ग्रुप्स हैं इनके बारे में आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन को देखना है। एक तो इनके अंदर जितने भी पेकुलियर बिहेवियर आ जाएंगे। अब पेकुलियर बिहेवियर किस किस के आएंगे, वो हमारे पास आएंगे जो टॉप मेंबर होंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद इनके अंदर कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे ग्रुप 4A के अंदर बड़ी वेरिएशन आ जाती है। तो कुछ जो एक्सेप्शंस होती हैं ना, और आपको पता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और एक्सेप्शंस के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। जो ट्रेंड के अंदर चीज़ आ रही होती है उसमें से इतने चांसेस नहीं होते। जो एक्सेप्शनल केस आ रहा होता है, जैसे इसमें केमिकल गार्डन का जिक्र आ रहा है, एक्वारिजिया आ रहा होता है, जिस तरह कोइनिज मेटल आ रही होती हैं। कोइनिज मेटल कौन सी होती हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट किन किन की इक्वल होगी। तो ये वाली कुछ चीज़ें आ जाती हैं एक्सेप्शनल, जो रूटीन से हट के, उन चीज़ों को आप लोगों ने स्टडी करना है। इनके यूजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये अल्कली मेटल हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, 3, 4 अप टू ये हेलोजेंस तक, आगे नोबल गैसेस तक जा रहे हैं, इनके यूजेस को बड़े अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यानी एप्लीकेशंस को। खास तौर पे हेलोजेंस के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और नोबल गैसेस के यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला हमारे पास इनऑर्गेनिक में से आ जाता है, उसका हमारे पास नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी नोमेनक्लेचर तो वैसे ही आपका ऑर्गेनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला चैप्टर है ना, इसका नोमेनक्लेचर लाजमी आप लोगों ने पढ़ के जाना है। और इसमें से आप जैसे पास्ट पेपर भी देख सकते हैं, आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि पास्ट पेपर में भी सबसे ज़्यादा दफ़ा अगर ट्रांजिशन एलिमेंट में से चीज़ें पूछी गई हैं तो वो उसके नोमेनक्लेचर में से पूछी गई हैं। तो इसके जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनके नेम आपको पता होना चाहिए, और उनके केमिकल फार्मूलाज का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक पोर्शन। मैं इसको समराइज करके बताता हूं कि इनऑर्गेनिक के अंदर आप लोगों ने जितने भी यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, खास तौर पे ट्रांजिशन एलिमेंट का नोमेनक्लेचर आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसके अलावा कौन से पैरामैग्नेटिक हैं, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक हैं, ये आप लोगों के ट्रांजिशन एलिमेंट वाले चैप्टर नंबर 6 के अंदर लिखा होगा। मैं पीटीबी के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। इसके अलावा जो आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 to 5 तक आ जाते हैं, यानी ग्रुप 3, 4, 5, इनके आपने पेकुलियर बिहेवियर पढ़ लेने हैं। अगेन इनके यूजेस देख लेने हैं, इनके एप्लीकेशंस को देख लेना है, और आगे इनके बाइनरी कंपाउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि इनके आगे टाइप्स आ जाते हैं, उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक पोर्शन आ जाता है। अब ऑर्गेनिक पोर्शन में हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होते हैं, 14 तक जाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स तक, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है। इसमें हमारे पास रिफॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। रिफॉर्मिंग क्यों की जाती है, रिफॉर्मिंग करने के लिए कौन से कंपाउंड को यूज़ किया जाता है, रिफॉर्मिंग से हम किसको इंक्रीज करते हैं, गैसोलीन के ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगेन हमारे पास क्रैकिंग, अब जैसे अगर हम NET की भी बात करते हैं उसके लिए भी अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ये बड़े हाईलाइटेड टॉपिक आ जाते हैं ECAT के लिए भी और NET के लिए भी। अगर हम ECAT की बात करें तो उसमें क्रैकिंग, जैसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी क्रैकिंग में से आया हुआ है कि अगर हम बात करते हैं ये कैटालिटिक क्रैकिंग की, तो उसमें कौन से कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास SiO2 है, Al2O3 है, तो इस तरह के हम कैटालिटिक क्रैकिंग में यूज़ करते हैं। थर्मल क्रैकिंग में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो ये टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है। और फिर हमारे पास हिब्रिडाइजेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हिब्रिडाइजेशन शॉर्ट ट्रिक बाय पास एजुकेशन सिस्टम, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। इसमें हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपके सामने रखा हुआ है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिब्रिडाइजेशन विद इन अ सेकंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक ये तो आपको पता ही होगा, CH4 के अंदर sp3 हिब्रिडाइजेशन है, वाटर के अंदर sp3 है, इथीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है। इसके अलावा इथाइन की बात करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें sp हिब्रिडाइजेशन होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ OH नेगेटिव की, इसमें हिब्रिडाइजेशन क्या होगी, OCl नेगेटिव में हिब्रिडाइजेशन क्या होगी, CH4 पॉजिटिव में हिब्रिडाइजेशन क्या होगी। लाइक इस तरह अगर जैसे ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है हमारे पास, उसमें हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, अल्कोहल के अंदर हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 होती है। तो अगर आप इस तरह की हिब्रिडाइजेशंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो जो शॉर्ट ट्रिक है दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। अब फंक्शनल ग्रुप में आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इनकी एग्जाम्पल आ जाती है। नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो क्या होगा, साइनाइड ग्रुप कौन सा होगा, अमाइन ग्रुप कौन सा होगा, इमाइन ग्रुप क्या होगा। अमाइन A से अमाइन वाला भी है और एक I से अमाइन वाला भी है। इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने याद रख के जाना होता है। तो इसकी आप लोग अगर एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। अब देखें, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें और इन पर आपका कोई बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव टाइम भी नहीं लगने वाला। और इन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक आ जाता है। अब इसका ये नहीं मतलब आप इसको सबको स्किप करके इसको आप बस याद करें। आइसोमेरिज्म की टाइप्स आपको पता हो,
इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन देगा, सिस आइसोमेरिज्म कौन देगा, ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन देगा, मेटामेरिज्म है, टोटोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है जिसको पोजीशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि आइसोमेरिज्म का जो नाम होगा ना, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, एक हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाता है और एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। अब स्ट्रक्चरल की फर्दर आगे 5 टाइप्स आ जाती हैं। जो इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम होगा ना, जो इसके टाइप का नाम होगा, वही चीज उसमें डिफरेंट होगी, वही चीज इसमें अलग होगी। लाइक अगर मैं बात करता हूँ पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन डिफरेंट होगी। अब देखें पोजीशन ऑफ कार्बन एटम अगर मैं चेंज करता हूँ, देखिए इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अगर मैं इसको नाम इस तरह दे देता हूँ 1 2 3 अप टू 5 तक, तो अगर ये मैं 2 वाली कार्बन पहले लेके आ जाता हूँ, तो ये सारी कार्बन ही, तो इससे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमने इस कार्बन को रिप्लेस कर दिया है। तो पोजीशन ऑफ कार्बन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट मींस के किसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। तो इससे हमें पता चला कि फंक्शनल ग्रुप की अगर पोजीशन चेंज होगी दैट विल बी पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए तो वो होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे देखें ना, अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है कि इसका नाम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो इसमें चेंज भी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे 2 क्लोरो हमारे पास हो सकता है या 2 ब्रोमो हो सकता है, यानी 2 पोजीशन के ऊपर क्लोरो यानी क्लोरीन भी अटैच हो सकता है, ब्रोमीन भी अटैच हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ने चैप्टर नंबर 7 के अंदर से देख लेनी है। बाई मूविंग फॉरवर्ड अगर हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं तो इसमें मार्कोनिकव्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। मार्कोनिकव्स रूल को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि वो है कि अनसिमेट्रिकल रीजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करें तो नेगेटिव पार्ट और हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जहां से बॉन्ड टूटा होगा और जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। इसके अलावा इसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आ जाती है, इसको आप देख लें। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 8 और 9 है, इन दोनों को मिला के अगर आप लोग हाइड्रोकार्बन के तौर पे याद रखते हैं तो ये ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हाइड्रोकार्बन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ये देखें, इसमें अल्केन आ जाता है, इसमें अल्कीन आ जाते हैं, इसमें अल्काइंस आ जाते हैं और इसके अंदर एरीन्स आ जाते हैं यानी बेंजीन आ जाते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। अब इसको आप लोग कंपैरेटिव इसकी स्टडी करें क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिव स्टडी से ज़्यादा नॉलेजफुल होता है और ज़्यादा चीज़ें आसानी से भी याद रहती हैं और आपके लिए यूज़फुल हो जाती हैं। अब अल्केन को आप देखें तो इसकी आप प्रिपरेशन भी करें, इसके आप यूजेस भी करें, इसके आप लोग रिएक्शंस भी करें, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक्सेप्शंस ढूंढें कि एक्सेप्शंस कहाँ पे आ रही हैं। एक्सेप्शंस लाइक ये सैचुरेटेड होते हैं, ये इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं देते, एडिशनल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। इसके अलावा एल्कीन में आ जाए अनसैचुरेशन है, ये तो आपने चीज़ें करनी है, प्रिपरेशन यूजेस रिएक्शंस। इसके अलावा एक्सेप्शंस देखें लाइक अब इसमें मार्कोनिकल रूल की एक एक्सेप्शन आ जाती है, इसको आप देख लें। और इसके अलावा अब अल्काइन की तरफ आ जाए, इसकी भी प्रिपरेशन यूजेस, ये सारी चीज़ें देखें। अब इसमें पोलिमराइजेशन रिएक्शन आ जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनोलाइसिस आ जाती है। अब देखें ना, ये चीज़ों को आपने पढ़ना है जहाँ पे एक्सेप्शंस आ रही हैं। एरीन्स पे आ जाए, बेंजीन पे। अब आपको पता है बेंजीन इज जस्ट लाइक अदर हाइड्रोकार्बन लाइक अल्केन अल्कीन अल्काइन, लेकिन अब बेंजीन को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस और मिलती है क्योंकि अब इसमें रेजोनेंस का फैक्टर आ जाता है। यू नो कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास 150 के करीब होती है किलो जॉल पर मोल। अब रेजोनेंस एनर्जी ही बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि एक आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इट मीन्स के उतने ज़्यादा होंगे और वो उतना ज़्यादा सैचुरेटेड होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो दिस इज़ द मेन फैक्टर जो कि बेंजीन को हाईली स्टेबल बनाता है, ठीक है। जबकि कैक्यूल की इसी चीज़ से यहाँ पे कंट्राडिक्शन आया था। कैक्यूल ने कहा था कि ये अनसैचुरेटेड है जबकि बेंजीन इज़ हाईली सैचुरेटेड। इसके अलावा आप लोगों ने बेंजीन के जो लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप लोगों ने देख लेना है। इसके अलावा इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को आप लोगों ने देख लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8 एंड 9। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं, 12 की बात करते हैं, 13 एंड 14 को अभी आप लोग स्किप करें, मैं आप लोगों को पहले 10, 11, 12, 13 का बताता हूँ। अब इनके अंदर आप लोग आ जाएं। अगेन जितना भी ऑर्गेनिक है इसके अंदर आप लोगों ने नोमेनक्लेचर को पहले नंबर पर याद करना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर में से कन्फर्म
कम आप लोगों के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में से भी आए हुए हैं। अब नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है, मैं आपको इसके ट्रिक्स बताता हूँ। नोमेनक्लेचर जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो आप लोगों ने देखना है कि अगर हम लोगों ने कॉमन नेम देने हैं तो कॉमन नेम देने के लिए भी हमें प्रीफिक्स भी चाहिए है और सफिक्स भी चाहिए। बस ये याद रख लें कि नोमेनक्लेचर जैसे हम पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल अल्कोहल का, तो प्रीफिक्स क्या होगी, सफिक्स क्या होगी। इसी तरह आप लोगों ने आयुपैक नेम के लिए भी ये चीज़ें देख लेनी है कि इसमें प्रीफिक्स क्या होगी हमारे पास और सफिक्स क्या होगी। हर एक का एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि आप लोग हर एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके कॉमन नेम का प्रीफिक्स भी पता हो, सफिक्स भी पता हो, आयुपैक नेम का भी प्रीफिक्स पता हो, सफिक्स पता हो। अब वैसे तो पूरा नोमेनक्लेचर याद रखते हुए हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के आगे जो क्लासिफिकेशन है उनके कंपाउंड के नाम याद रखने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा और हेक्टिक हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको कॉमन नेम के प्रीफिक्स सफिक्स ये लाजमी आने चाहिए। और यहाँ पे जो इसके फर्स्ट 5 to 6 मेंबर्स तक होते हैं, यानी 1 से लेके 6-7 मेंबर्स तक जो पहले मेंबर होते हैं हर एक के, वो एटलीस्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे अल्कोहल की बात करते हैं, मिथाइल अल्कोहल से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल अल्कोहल आ जाता है, फिर प्रोपानोल वगैरह आ जाता है, यानी प्रोपाइल अल्कोहल आ जाता है, ब्यूटाइल अल्कोहल आ जाता है, पेंटाइल अल्कोहल आ जाता है। तो इनके आपको कॉमन नेम पता होने चाहिए, आयुपैक नेम पता होने चाहिए और आपको इनकी आगे टाइप का पता होना चाहिए। लाइक अब मिथाइल अल्कोहल हमारे पास क्या आ जाता है, ये प्राइमरी है, इथाइल अल्कोहल भी प्राइमरी है। इस तरह आपको फर्दर आगे इन चेन का पता होना चाहिए कि इसकी टाइप क्या आ रही है। तो टाइप में से भी आ जाता है कि ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी अल्कोहल है, इस तरह करके चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगेन इन 10, 11, 12, 13 में से आपने आई विल सजेस्ट कि आपने सबसे पहले तो इसका नोमेनक्लेचर देख लेना है, नोमेनक्लेचर को अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद अब देखें ना, जैसे हम 10 की बात करते हैं अल्काइल हैलाइड वाले में से। अब अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में से हमारे पास CO बॉन्ड पोलैरिटी भी है, CO बॉन्ड एनर्जी भी आ जाती है। तो वो आप लोगों ने फैक्टर देख के इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को देख लेना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सेम नहीं होगा, ये बॉन्ड पोलैरिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। ये वाली एक्सेप्शंस आ गई, जैसे मैंने आपको प्रीवियस से इनऑर्गेनिक पोर्शन में बताया कि एक्सेप्शंस को ढूंढें, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 11 पे आ जाएं, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स के बारे में। तो अगेन नोमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिकमेंडेड टू यू पीपल कि अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। इसके अलावा फिनोल है, वाई फिनोल इज एस्टिक, फिनॉक्साइड आइन की वजह से। फिनॉक्साइड आइन है क्या, एक्सेप्शंस आ गई हैं, इसको आप लोग देख लें। इसके आप लोग जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप लोग देख लें। फिर एल्डिहाइड कीटोन्स आ जाते हैं, इसमें कैनिजारोस और एल्डोल रिएक्शंस है, आइडोफॉर्म टेस्ट आ जाते हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लें। फिर चैप्टर नंबर 13 इज अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब का ही नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रेडिक्शन है कि चैप्टर नंबर जो चैप्टर नंबर 10 है इसका नोमेनक्लेचर और 13 का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के जाएं। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 आ जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का। इसमें से प्रोटीन वाला चैप्टर, प्रोटीन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। और हमारे पास पोलीमराइजेशन की आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। पॉलीमर की टाइप्स आ जाती हैं, टर्पोलीमर है, कोपोलीमर है, तो उसके आगे एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये तो हमने एक इसकी डायरेक्शन को देखा है, अब मैं आपको इसकी ज़रा दूसरी डायरेक्शन बताता हूँ। देखें, आप लोगों ने ऑर्गेनिक, यानी मैं आपको समराइज चीज़ें करके बताता हूँ। जो हमारे पास ये ऑर्गेनिक पोर्शन है, इसमें मज़ीद आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अंदर यहाँ पे यानी हम टिप्स की तरफ आ जाते हैं। इसमें आप लोगों ने नेमिंग रिएक्शन को बड़ा अच्छे तरीके से देख लेना है। नेमिंग रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है नेमिंग रिएक्शन का, कि रिएक्टेंट हमारे पास कौन से हों तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बनते हैं, ठीक है। और साथ में आप लोगों को याद रखने हैं ये वाले कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहे होते हैं, कैटलिस्ट हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो आप लोगों ने याद रखनी है। यानी नेमिंग रिएक्शन अच्छे तरीके से देख लें। इसके अलावा जो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट होती है, वाई आई एम यूजिंग एक्चुअल प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर ना जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें जितनी एक्चुअल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होती है उतनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होती है और एक जर्नल प्रोडक्ट होती है। इन तीनों में डिफरेंस होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट, जर्नल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो आप लोगों को एटलीस्ट एक्चुअल प्रोडक्ट हर एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनकी पता होनी चाहिए। ओजोनोलाइसिस की एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होती है, इंटरमीडिएट क्या होती है। जैसे आप लोग यू आर गोइंग टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड व्हाट विल बी द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसका पता होना चाहिए। पोलीमराइजेशन का पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट
और एक्चुअल प्रोडक्ट, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। नेमिंग रिएक्शंस का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको नोमेनक्लेचर पे फोकस करना है। ये चीज़ें आपको समराइज करके बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। इसके अलावा यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि कैटलिस्ट वगैरह आपको लाजमी पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, उसमें कैटलिस्ट AlCl3 होगा। इस तरह हेलोजनेशन रिएक्शन होते हैं, उसमें हमारे पास कैटलिस्ट भी AlCl3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम FeCl3 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी कुछ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे हमारे पास बाज़ दफ़ा लिखा होता है कि जैसे हमारे पास कौन से ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, कौन से मेटा डायरेक्टिंग है, कौन से पैरा डायरेक्टिंग है, वो पता होना चाहिए। वैकेंट पोजीशंस कितनी होती हैं बेंजीन के अंदर, हमारे पास ऑर्थो के लिए वो भी 2 होती हैं, पैरा के लिए भी 2 होती हैं, मेटा के लिए भी 2 होती हैं। जो हमारे पास ये ऑर्थो पोजीशन है दैट इज़ 40% रिएक्टिव, जो मेटा होती है ये भी 40% रिएक्टिव है, और जो पैरा पोजीशन होती है दैट इज़ 20% रिएक्टिव। इट मीन्स कि para position in benzene provide offers 20% reactivity for other compound which may attack on that benzene ring at para position। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लास्ट पे चैप्टर नंबर 15 आ जाता है, 16 आ जाता है, यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में चीज़ें आ जाती हैं। और ये चैप्टर नंबर 15 इज अबाउट इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सीमेंट इंडस्ट्री हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर इंडस्ट्री है। सीमेंट इंडस्ट्री को पढ़ लें आप लोग, पेपर इंडस्ट्री को लाजमी तौर पर पढ़ लें। पेपर इंडस्ट्री इस सीमेंट इंडस्ट्री से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितनी पेपर पल्प कैसे बनता है, जो प्री फॉर्म बनती है बिफोर मेकिंग द पेपर, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। सीमेंट इंडस्ट्री को पढ़ लें। इसके अलावा हैपर प्रोसेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पर मैं 2-3 दफ़ा लिख देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो फाइनल में अब आप लोगों को ये बता दूंगा कि बता देता हूँ कि अब इसमें आपके लिए क्या क्या कुछ टिप्स हैं केमिस्ट्री के लिए। एक तो ये अपने माइंड में आप लोगों ने क्लियर रखना है कि इसको आप लोगों ने ईजी लेके नहीं चलना है कि ये हमारे पास बिल्कुल आपके जो आपका वो बोर्ड का पेपर आ रहा है उसके मुताबिक चीज़ें चलेंगी। ECAT NET उस बोर्ड के पैटर्न से हट के होता है और ये वेरिएशन के साथ होता जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। ठीक है, वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती है, ECAT में भी NET के अंदर भी। तो अभी जो केमिस्ट्री की मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं ये आप लोगों के लेटेस्ट है, यानी अगर आप लोग NET 3 अभी अपना देना चाहते हैं, जो इसके बाद आपका NET 4 होने वाला है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 2024। इसके बाद आपका ECAT आ रहा है, 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा आप लोगों का। ये जो 2024 आप लोगों का ECAT आ रहा है उसके लिए ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप लोगों को इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी इंशाल्लाह हो सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग कंप्रीहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं, एक बच्चा है वो अगर इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकता है, या अगर वो आपको पता है अभी 13 मई के बाद आप लोगों का दूसरा ECAT भी आना है, तो अगर आप लोग इसको एज अ ऑप्शनल देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसकी कंप्रीहेंसिव स्टडी करें, इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ना और रेलिवेंट पढ़ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का जो ऑनलाइन सेशन है वो हाईली रिकमेंडेड है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर देता है, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें लेक्चर नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं और कंप्रीहेंसिव एक ग्रैंड टेस्ट सेशन हो जाता है जिसमें आपकी कंप्लीट वर्किंग हो जाती है। तो दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू पीपल। और अगर आप लोग इस अभी ECAT 2024 जो आपका 11 मार्च से हो रहा है उसको देना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएँ। और बाकी अगर इस वीडियो के ऊपर 500 प्लस लाइक्स आए तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए 11 केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।